अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इग्निटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। इससे पहले हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल किया था। आज हमें पेपर में इस तरह का एक टेबल गिवन है और उसमें क्वेश्चंस हैं कि इनमें आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन करें। सेकंड क्वेश्चन है कि जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो उस टाइम हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताना है कि इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट पार्ट था उसमें उसने ये पूछा हुआ है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये कितने गुड फिट आ रहे हैं। ठीक है। और इसमें ऑटो कोरिलेशन है या नहीं, और ओवरऑल मॉडल क्या शो कर रहा है, ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं। आज हम इन सब क्वेश्चंस का आंसर इस टेबल से फाइंड करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का डेटा लिया हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल, और टोटल डेटा हमने कहाँ से कहाँ तक लिया, 1985 से 2015 तक टोटल डेटा यहाँ से यहाँ तक लिया। ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन हमारी मुश्तमिल करती हैं 1985 से 2015 तक। ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक। अब हमारे पास जो बीटा वन है, बीटा वन किसका कोफिशिएंट है, वर्ल्ड जीडीपी का। ठीक है। अब हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, बीटा वन कैप। ठीक है। अब बीटा वन कैप हमारे पास कितना है, 0.0015। ठीक है। अब पहले तो हमने इसका बताना है कि हमारा कोफिशिएंट वर्ल्ड जीडीपी का क्या शो कर रहा है। ठीक है। बीटा वन हमारे पास क्या आ गया, 0.0015, और हमने इसमें बताना है कि हमारी वर्ल्ड जीडीपी का कोफिशिएंट क्या शो कर रहा है। ठीक है। अब इसमें हमारा जो कोफिशिएंट आया है 0.0051, अब ये शो कर रहा है कि जब हमारी वर्ल्ड जीडीपी में 1 यूनिट चेंज आएगी तो एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में 0.0015 यूनिट चेंज करोगी। ठीक है। वर्ल्ड जीडीपी इंक्रीज होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होगी एट अ रेट ऑफ 0.0015। ठीक है। ये हमारे पास बीटा वन का कोफिशिएंट ये शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, सेविंग। ठीक है। अब सेविंग का जो कोफिशिएंट आया हुआ है 0.16, ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा टू। ठीक है। ये हमारे पास आ गया बीटा टू कैप। ठीक। अब ये क्या शो कर रहा है, अब इसको हम कैसे इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि व्हेन 1 यूनिट अकर इन सेविंग। ठीक। जब हमारी सेविंग में 1 यूनिट चेंज आएगी उसकी बिना पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कितनी चेंज आएगी, 0.16 यूनिट। ठीक है। और सेविंग एक्सपोर्ट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, सेविंग हैज 0.16 यूनिट impacts ऑन पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स। ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड वेरिएबल है जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब जीडीपी ऑफ पाकिस्तान हमारे पास कौन सा कोफिशिएंट आ गया, बीटा थ्री, और ये हमारे पास क्या आ गया, -0.03। ठीक है। अब इसकी कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे कि जब हमारी
पाकिस्तान की जीडीपी में 1 यूनिट चेंज अकर होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स में 0.03 यूनिट चेंज अकर होगी। और इसके साथ साथ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जीडीपी ऑफ पाकिस्तान नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर हमारी पाकिस्तान की जीडीपी में 1 यूनिट चेंज आएगी तो एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान 0.03 यूनिट डिक्रीज होंगे। ठीक है, कम होंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कोफिशिएंट है वो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, और इसको हम क्या कहेंगे, बीटा 4। ठीक है, अब बीटा 4 क्या शो कर रहा है, अगर हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 1 यूनिट चेंज आएगी तो एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में 0.58 यूनिट चेंज आएगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान को पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास एक्सचेंज रेट है। ठीक है, अब सेम उसी तरह कि 1 यूनिट चेंज अकर इन एक्सचेंज रेट एज इम्पैक्ट्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1.164.76 यूनिट। ठीक है, कि हमारी एक्सचेंज रेट में अगर 1 यूनिट चेंज अकर होगी इसकी बना पर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में 164.76 यूनिट चेंज अकर होगी और एक्सचेंज रेट हमारी इंक्रीज होगा तो एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान डिक्रीज होंगी। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होंगी और हमारी इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पे क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान डिक्रीज होंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आ गया एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा 5। ठीक है, अब इसको कैसे हम सेम उसी तरह कि अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट में 1 यूनिट चेंज अकर होगी तो एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में 2.71 यूनिट चेंज आएगी। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये हमने तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंटरप्रिटेशन कर दी कि उनके कोफिशिएंट्स क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 होंगे तो एक्सपोर्ट्स कितनी होगी पाकिस्तान की। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है, सी, बीटा नॉट। ठीक है, जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 होंगे, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो उस टाइम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 18.40 यूनिट होंगी। ठीक है, उस टाइम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी होंगी, 18.40। ठीक है, 18.40। ये सी क्या शो कर रहा है, बीटा नॉट। जब हमारे ये जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हुए हैं इनका इम्पैक्ट 0 होगा तो एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान 18.40 होगी। ठीक है, दूसरे पार्ट का भी आंसर मिल गया। अब तीसरा क्वेश्चन वो कर रहा है कि ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, इनमें कौन सा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहा है और कौन सा इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने कल पढ़ा है कि हमें कैसे सिग्निफिकेंस पता चलेगी, अगर हमारी टी टेस्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 10% हो तो हम कहेंगे कि ये हमारा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू 10%, 5% और 1%। ठीक है, हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं 10%, मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो है 5%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा वेरिएबल इन दो क्राइटेरिया के ऊपर लाइज करता है। ठीक है,
और कौन सा हमारा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है। अब फर्स्ट वेरिएबल के तरफ जाते हैं, तो फर्स्ट वेरिएबल है वर्ल्ड जीडीपी। वर्ल्ड जीडीपी की जो टी टेस्ट की वैल्यू आई है 1.45 और प्रोबेबिलिटी टेस्ट की वैल्यू आई है 60%। 0.16 का मतलब 16%। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, जो वर्ल्ड जीडीपी है वो हमारे पास इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल है, जो उस कोफिशिएंट है वो इनसिग्निफिकेंट है ऑन द बेसिस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास रूल ऑफ थंब हमने याद रखना है। ठीक है, इस रूल ऑफ थंब की बेस पर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड वेरिएबल हमारे पास है सेविंग। सेविंग हमारे पास जो आ रहा है टी टेस्ट की वैल्यू तो 2 से बिलो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है 10% से बिलो है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू को देखते हैं कि वो हमारे पास 7% है, तो हम इसका इस तरह लिखेंगे कि सेविंग हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सेविंग इज लेस देन 10%। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास तीसरा वेरिएबल है पाकिस्तान जीडीपी। ठीक है, अब पाकिस्तान जीडीपी का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास -0.03 आ रहा है, और इसकी जो टी टेस्ट वैल्यू आ रही है -1.45 और प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी 0.16, मतलब 2 से बिलो है और 10% से अबव है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान कोफिशिएंट ऑफ पाकिस्तान जीडीपी एज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो टी वैल्यू आ रही है 3.17 एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है 0.004। तो ये हमारे पास 1% से भी कम है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज सिग्निफिकेंट ऑन द बेसिस ऑफ टी टेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी टेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल आ गया एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का जो कोफिशिएंट आ रहा है -2.14, और अगर हमारे पास टी की वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, तो हमने ये मॉड लगाया हुआ है, अगर टी की वैल्यू 2 से नेगेटिवली या पॉजिटिवली बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, उसको सिग्निफिकेंट कहेंगे। अगर इधर नेगेटिव भी है लेकिन 2 से बड़ी है 2.74, ठीक है, तो टी वैल्यू 2 से बड़ी है और प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी 10% से बिलो है, तो एक्सचेंज रेट वेरिएबल भी हमारा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसी तरह एम्प्लॉयमेंट और इंटरसेप्ट जो हमारे पास बीटा नॉट है, दोनों हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्यों, टी टेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 10%। ठीक है, ये हमारे पास 2 पार्ट का आंसर हो गया। अब तीसरा वो हमें कहता है कि क्या हमारा जो मॉडल है वो गुड फिट आ रहा है, जो हमारे वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट इसका जो हम आंसर लिखेंगे कि आर स्क्वायर क्या शो करता है, गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, और आर स्क्वायर की जो रेंज है 0 to 1। ठीक है, तो आर और एडजेसेंट आर स्क्वायर दोनों करीब करीब आ रहे हैं और आर स्क्वायर की वैल्यू नियर टू 1 आ रही है। तो हमारे जो एक्सप्लेन वेरिएशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 98% एक्सप्लेन कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, 98% फिट आ रही है रिग्रेशन। ठीक है, हमारी लाइन जो हम रिग्रेशन लाइन है 98% गुड फिट आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि क्या इसमें ऑटो कोरिलेशन मौजूद है। तो कल हमने पढ़ा है अगर डर्बन वाटसन की वैल्यू नियर टू 4 हो तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, अगर नियर टू 0 हो तो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। इसकी रेंज 0 to 4 होती है। अगर नियर टू 2 हो तो हमारे पास क्या होगा, नो ऑटो कोरिलेशन। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के करीब है, तो हम इसमें कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन
हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें नो ऑटो कोरिलेशन, इस डर्मन वास्टा ऑटो कोरिलेशन को नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे, ऑटो कोरिलेशन के और मेथड भी डिटेक्ट करने के पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट वो क्वेश्चन, जो उस क्वेश्चन का पार्ट है, वो कह रहा है कि क्या ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ओवरऑल मॉडल चेक्ड ऑन द बेस्ड ऑन एफ स्टैटिस्टिक, एफ टेस्ट की, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे हम चेक करते हैं कि हमारा मॉडल ओवरऑल सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो एफ स्टैटिस्टिक की प्रॉब वैल्यू 10% से कम हो, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 10% से कम हो, तो हम कहेंगे ओवरऑल मॉडल हमारा सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास जो इधर प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है 10% से बिलो आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल जो हमारा मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इस तरह हमने अपने पेपर में अपने क्वेश्चन का आंसर 1 बाय 1 इस टेबल से इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। अगर आपको और वीडियोस चाहिए या और कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा है इकोनोमेट्रिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, या और कोई इकोनॉमिक्स या सब्जेक्ट है, तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।